आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो किसी डरावनी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक बेहद कड़वी और खौफनाक सच्चाई है। इतिहास की किताबों में अक्सर इसे कहीं पीछे छुपा दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शासक की जिसने मुनाफे और लालच के लिए इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। कॉन्गो का कसाई ये कोई बड़ा चढ़ाकर बोला गया नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसी डरावनी हकीकत है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए इस काले अध्याय की गहराई में उतरते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। मैं बेल्जियम का राजा हूं और मैं सिर्फ रबर के मुनाफे के लिए अफ्रीका के लाखों बच्चों के हाथ काटने जा रहा हूं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय के शासन की एक सिहरन पैदा कर देने वाली झलक है। सोचिए, एक शासक के दिमाग में ऐसा विचार कैसे आ सकता है? इसी एक सोच ने एक पूरे देश की नियति को हमेशा हमेशा के लिए गहरे अंधकार में धकेल दिया। आंखें बंद करके जरा एक ऐसे विशाल जंगल के बारे में सोचिए जहां से प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि अकल्पनीय पीड़ा और इंसानों का खून बहता हो। जब प्रकृति का दोहन मानवीय संवेदनाओं से ऊपर हो जाता है तो पेड़ों से रबर नहीं बल्कि मासूमों का खून टपकता है। सच कहूं तो यह कोई रूपक या कहावत नहीं है, बल्कि 19वीं सदी के अंत में कॉन्गो की धरती की बिल्कुल सटीक और भयावह सच्चाई थी। तो आखिर इस खौफनाक सच की शुरुआत कहां से हुई और इसके पीछे क्या कारण थे? आइए इससे समझते हैं। दुनिया ने इतिहास में एक से बढ़कर एक क्रूर शासकों को देखा है। हम सब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लालच के बारे में सुना है, जिसके कारण बंगाल के अकाल में करीब 1 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। चंगेज खां का नाम सुनकर ही एक वैश्विक मानसिक खौफ पैदा हो जाता है। लेकिन जब हम किंग लियोपोल्ड द्वितीय की बात करते हैं तो उसने लालच और क्रूरता की उन सभी सीमाओं को लांघ दिया जिसकी कोई सामान्य इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। ये क्रूरता एक बिल्कुल अलग स्तर की थी। लेकिन ये सब अचानक शुरू क्यों हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण था रबर की लगातार बढ़ती मांग। यह एक बहुत ही स्पष्ट विरोधाभास है। एक तरफ 19वीं सदी के अंत में यूरोप में भयंकर औद्योगिक उछाल आ रहा था। बड़े बड़े कारखाने बन रहे थे, साइकिलों और नई नई मोटर कारों का आविष्कार हो रहा था, और इन सब के टायरों के लिए रबर की सख्त और तुरंत जरूरत थी। दूसरी तरफ अफ्रीका के बीचों बीच बसा एक विशाल, हरा भरा और खूबसूरत देश था कांगो। यह शांत देश अचानक इस नए औद्योगिक युग की लालची और भूखी नजरों का मुख्य लक्ष्य बन गया। अब यहां से शुरू होता है दुनिया का सबसे बड़ा छल, यानी निजी संपत्ति का धोखा। लियोपोल्ड ने कॉन्गो पर जाकर कोई सीधा सैन्य हमला नहीं किया। उसने बहुत ही चालाकी से पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकी। उसने ये मुखौटा पहना कि वो कॉन्गो के लोगों का भला करना चाहता है, वहां सभ्यता, शिक्षा और विकास लाना चाहता है। उसने अपने इस भयानक लालच को एक महान धर्मार्थ मिशन का नाम दे दिया। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि उस समय के कई बड़े और ताकतवर देशों ने उसके इस झूठे परोपकार पर सच में विश्वास भी कर लिया था। यहां सबसे चौंकाने वाली बात है निजी संपत्ति की परिभाषा। ये कोई सामान्य कॉलोनी या उपनिवेश नहीं था जो बेल्जियम की सरकार के अधीन हो। बिल्कुल नहीं। लियोपोल्ड ने पूरे के पूरे कांगो देश को अपनी निजी संपत्ति घोषित कर दिया था। जरा इस बात की गहराई को समझिए। लाखों वर्ग किलोमीटर की जमीन और वहां रहने वाले लाखों इंसान रातों रात सिर्फ एक अकेले आदमी की पर्सनल प्रॉपर्टी बन गए। ये अपने आप में एक भयानक वैधानिक डकैती थी। और जब इतनी बड़ी शक्ति एक इंसान के हाथ में आ जाए तो क्रूरता की सारी हदें पार होना तय है। जब कोई देश किसी एक इंसान की निजी जागीर बन जाता है तो वहां कोई कानून या जवाबदेही नहीं बचती। और फिर जो शुरू हुआ वो इंसानियत के माथे पर एक बदनुमा दाग है। यहां एंट्री होती है फोर्स पब्लिका की। ये देश की आधिकारिक सेना नहीं थी, बल्कि राजा लियोपोल्ड की एक प्राइवेट भाड़े के सैनिकों की फौज थी। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था, कॉन्गो के भोले भाले आदिवासियों पर बेरहमी से अत्याचार करना और उनसे जबरदस्ती रबर निकलवाना। लूट का एक पूरा संस्थागत ढांचा तैयार कर दिया गया था। इन सैनिकों ने रबर निकालने के लिए एक खौफनाक कोटा प्रणाली बनाई। इसका तरीका बहुत ही क्रूर और व्यवस्थित था। पहला कदम, सैनिक हर गांव को हर दिन रबर इकट्ठा करने का एक अवास्तविक और लगभग असंभव टारगेट देते थे। दूसरा कदम, जाहिर है ग्रामीण इंसान थे, मशीन नहीं, तो वे इतनी बड़ी मात्रा में रबर लाने में विफल रहते थे। और तीसरा कदम, यहीं से असली आतंक शुरू होता था। लक्ष्य पूरा ना होने पर पूरे गांव में खौफ बैठाने के लिए भयानक शारीरिक यातनाएं दी जाती थीं। स्वाभाविक रूप से दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि कोटा पूरा न कर पाने की सजा क्या होती होगी? क्या पैसे काट लिए जाते थे
या काम से निकाल लिया जाता था? जी नहीं। जवाब जानकर रूह कांप जाएगी। रबर कोटा पूरा न करने की कीमत इंसानों के हाथों और शरीर के अंगों को काट कर चुकाई जा रही थी। यह क्रूरता का वह स्तर है जिसे आज का कोई भी सामान्य इंसान सोच भी नहीं सकता। ये केवल शारीरिक हिंसा नहीं थी, ये एक ऐसा गहरा मनोवैज्ञानिक आतंक था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सोचकर देखिए, जब एक पिता दिन भर की जी तोड़ मेहनत के बाद भी तय किया गया रबर नहीं ला पाता था, तो राजा के सैनिक उसके छोटे छोटे बच्चों के हाथ काट देते थे। और सबसे भयानक बात तो ये थी कि वे कटे हुए हाथ उसी लाचार पिता के गले में लटका दिए जाते थे। ये लोगों को अंदर से पूरी तरह तोड़ देने और उनसे दुगनी मजदूरी करवाने का एक पैशाचिक तरीका था। राजा लियोपोल्ड के इस अंतहीन लालच का आखिर नतीजा क्या निकला? 1 करोड़ से ज्यादा। ये सिर्फ एक आंकड़ा या नंबर नहीं है, ये उन अनगिनत जिंदगियों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें बेरहमी से कुचल दिया गया। इतिहासकार बताते हैं कि अत्यधिक काम, भूख, नई बीमारियों और इस बर्बर क्रूरता के कारण 1 करोड़ से भी अधिक कोंगोवासियों ने तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा दी। ये संख्या इतनी विशाल है कि इसे हजम कर पाना सच में मुश्किल है। इस त्रासदी का पैमाना इतना भयानक था कि एक आदमी के लालच ने एक पूरे देश की आधी आबादी को सचमुच मिटा दिया। देश की 50% आबादी का सीधा सफाया हो गया। ये कोई प्राकृतिक आपदा, बाढ़ या भूकंप नहीं था, ये पूरी तरह से एक मानव निर्मित प्रलय थी जिसे सिर्फ और सिर्फ आर्थिक मुनाफे के लिए अंजाम दिया गया था। इस पूरी खौफनाक कहानी की सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, एक तरफ बेल्जियम में आज भी वो शानदार महल और भव्य इमारतें सीना ताने खड़ी हैं, जो कॉन्गो के लोगों के खून पसीने और उनकी जान की कीमत पर लूटे गए पैसों से बनाई गई थीं। और दूसरी तरफ कॉन्गो है, एक ऐसा देश जिसे इतनी गहरी और स्थायी तबाही में धकेल दिया गया कि वहां के घाव आज दशकों बाद भी पूरी तरह से भर नहीं पाए हैं। ये उस ऐतिहासिक लूट का ऐसा असर है जो कई पीढ़ियों तक बना रहता है। इन सभी तथ्यों को जानने के बाद एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न सामने आता है। हमने किंग लियोपोल्ड के चरम लालच और उसकी खौफनाक हदों को समझा, लेकिन आज की इस आधुनिक दुनिया में जहां प्राकृतिक संसाधनों को लूटने की होड़ पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है, क्या मुनाफे की वो अंधी भूख सच में खत्म हो गई है? या क्या आज भी ऐसे लालची कॉरपोरेट्स और शासक मौजूद हैं जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं? इस सवाल पर विचार करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो इतिहास से सबक नहीं लेते वे अक्सर उसे दोहराने के लिए अभिशप्त होते हैं।